दोस्तों आज हम लोग देखेंगे साइंस का एक और मॉडल पेपर जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर दोस्तों आप लोगों को मैट्रिक में 400 से ज़्यादा मार्क्स लाना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और जितना भी मॉडल पेपर का वीडियो अपलोड करते हैं वो सारा का सारा वीडियो ज़रूर देखें और सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लें। दोस्तों इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लाए हैं वो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न कहता है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। दोस्तों आप लोगों को सभी प्रश्न बारीकी से समझा करके बताते हैं तो आप लोग अच्छी तरह से समझिए और जो प्रश्न आप लोगों को समझ में नहीं आता है आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। तो देखिए कहता है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है, यानी कि जो भारत में एसी करंट का उत्पादन होता है उसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 50 हर्ट यानी कि 50 एचजेड। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और अगर आप लोगों को वोल्टेज पूछते तो कितना हो जाएगा 220 वोल्ट। कितना होता है 220 वोल्ट उत्पादित होता है 220 वोल्ट और 50 हर्ट। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए दूसरा प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करता है। यानी कि जब सूरज का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो जो वायु का सूक्ष्म कण होता है उसके द्वारा प्रकाश के किस रंग जो है वो अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा नीला रंग, और इसी के कारण आकाश का रंग है वो नीला प्रतीत होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को जो प्रश्न का उत्तर मालूम नहीं है उसको आप लोग एक कॉपी में नोट करते जाइए और उसको बाद में याद कर लीजिएगा, और इसका आंसर आपको पता है तो सबसे पहले आप लोग कमेंट में उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए ताकि आप लोगों को लगे कि प्रश्न याद है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग उत्तर को कमेंट करते जाएं। देखिए तीसरा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। देखिए कहता है कि कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। यानी कि एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपको दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर और फोकस दूरी पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए उत्तल दर्पण है तो इसका फोकस दूरी क्या होगा पॉजिटिव होगा यानी कि प्लस में होगा। और हम लोग जानते हैं कि फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, यानी कि एफ बराबर क्या होता है R/2 होता है। तो 32 का आधा कितना हो जाएगा 16 और सेंटीमीटर, यानी कि प्लस 16 सेंटीमीटर हमारा उत्तर होगा। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद आइए चौथा क्वेश्चन में। देखिए ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। दोस्तों कहता है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब जो है उसका आवर्धन ऋणात्मक है तो देखिए आवर्धन अगर ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा वास्तविक और उल्टा होगा। कैसा होगा वास्तविक और उल्टा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए पांचवा क्वेश्चन कहता है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। यानी कि गोलीय दर्पण में यानी कि उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण में उसका जो परावर्तक सतह होता है और उसका वृत्ताकार सीमा रेखा का जो व्यास होता है वो क्या कहलाता है तो दर्पण का द्वारक कहलाता है। यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा गोलीय दर्पण का द्वारक। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए छठा प्रश्न ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कहता है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश अपवर्तन होता है। यानी कि जो नेत्र में प्रवेश करता है यानी कि आँख में जो प्रकाश की किरण प्रवेश करता है उस प्रकाश का अधिकांश भाग का अपवर्तन कहाँ पर होता है। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है कि नेत्रोद अंतर्पृष्ठ पर, उसके बाद बी है अभिनेत्र के अंतःपृष्ठ पर, और सी दिया हुआ है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब हम जो मॉडल पेपर 3 अपलोड किए थे उसमें इसका जवाब दिए थे।
तो अगर आप लोग वो वीडियो देखे हैं तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वीडियो समाप्त होने के बाद आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि इसका सही आंसर क्या है। चलिए उसके बाद आइए 7वां सवाल में। देखिए 7वां सवाल कहता है कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। दोस्तों नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है यानी कि ये किस राज्य में स्थित है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, गुजरात में स्थित है। चलिए उसके बाद देखिए 8वां क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग बारीकी से समझिए। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन बूझा हुआ चूना है। दोस्तों बूझा हुआ चूना किसको कहते हैं, काली चूना में अगर हम लोग पानी डाल देते हैं तो उसको हम लोग बूझा हुआ चूना कहते हैं, और उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा CaOH का होल 2, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब पूछते हैं कि बिना बूझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, तो बिना बूझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaO, और इसी को काली चूना भी कहा जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिए, बिना बूझा हुआ चूना का है तो CaO, और बूझा हुआ चूना का है तो CaOH का होल 2। चलिए उसके बाद देखिए 9वां प्रश्न, ये आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है। कहता है कि Zn प्लस CuSO4 डैश ZnSO4 प्लस Cu, कहता है कि दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। अब देखिए क्या हो रहा है इस अभिक्रिया में, इसमें देखिए जो जिंक है, जिंक अगर इससे अभिक्रिया करा रहे हैं कॉपर सल्फेट को, तो जो जिंक है वो कॉपर को क्या कर दे रहा है, अलग कर दे रहा है, यानी कि विस्थापित कर दे रहा है। क्या कर रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, कहता है कि बेंजीन का अनुभार कितना होता है। दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बेंजीन का अनुभार कितना होता है, तो बेंजीन का अनुभार होता है 72। कितना होता है, 72, यानी कि 72। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ये होगा। दोस्तों ये आपको यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बता दिए। अगर आपको जानना है कि बेंजीन का अनुभार कैसे हम लोग याद कर सकते हैं तो आप लोग वीडियो में कमेंट कीजिए, इसका हम एक अलग से वीडियो बना देंगे और आपको बता देंगे कि इसका भार 72 कैसे होता है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न है। देखिए कहता है कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए सिर्फ दिमाग लगाने वाला प्रश्न है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, कहता है कि माइक्रो एम्पियर, तो माइक्रो मतलब क्या होता है, 10⁻⁻6। अगर माइक्रो मीटर कहेगा तो 10⁻⁻6 मीटर। यहाँ पर क्या गया है, माइक्रो एम्पियर, यानी कि 10⁻⁻6 एम्पियर। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद देखिए 12वां क्वेश्चन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, तभी आप इसका आंसर एग्जाम में सही दे पाएंगे। देखिए कहता है किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। यानी कि कोई क्षण चुंबक है, इस तरह से क्षण चुंबक होता है, ये होता है नॉर्थ पोल और ये होता है साउथ पोल। अब देखिए कहता है कि इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी। देखिए ये प्रश्न दो तरीका से पूछता है, एक पूछता है चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो चुंबक छड़ के अंदर, और एक पूछता है बाहर। तो देखिए बाहर अगर पूछेगा तो होगा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर। देखिए नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर इसका दिशा होता है इस तरह से, और अंदर होता है साउथ से नॉर्थ की ओर। तो आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पर पूछा गया अंदर तो दक्षिण से उत्तर, क्या होगा, दक्षिण से उत्तर। अगर पूछता चुंबक छड़ के बाहर तो उत्तर से दक्षिण। तो इस तरह के प्रश्न को आप लोग समझ के बनाइएगा, अन्यथा आपका आंसर गलत हो सकता है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। यानी कि घरेलू विद्युत परिपथ में जो उदासीन तार होता है, जो अर्थिंग का वायर होता है, यानी कि जो न्यूट्रल वायर होता है, बोलचाल की भाषा में अर्थिंग कर सकते हैं, तो जो न्यूट्रल वायर होता है उसका रंग कैसा होता है, ब्लैक होता है। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। अब देखिए इसको समझिए क्या कर रहा है, कि कहता है कोई युक्ति यानी कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है
उसमें विभक्त वलय यानी कि जो वलय होता है वो इस प्रकार से होता है, ये ध्रुव जो होता है उसके बाहरी ओर लगा होता है विभक्त वलय, वो कहता है दिक् परिवर्तन यानी कि दिशा परिवर्तन का कार्य करता है। तो क्या होता है डायनेमो में यानी फिर जनरेटर में क्या होता है कि ये इसका जैसे इसका देखिए उस ऊपर में विद्युत वलय लगा हुआ रहता है, ये डायरेक्शन चेंज करने का काम करता है। तो ये किस में होता है, तो विद्युत जनरेटर में यानी कि जनरेटर में या फिर डायनेमो में भी इसका उत्तर सही हो सकता है। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जल विद्युत संयंत्र यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, कहता है कि किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। दोस्तों किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि जल विद्युत संयंत्र यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, ये नदी पर क्या करते हैं डैम बनाया जाता है और यहाँ तक हमारे पानी ऊपर से भर गया और पानी को ऊपर क्या किया जाता है, तो ये डायनेमो के अथी लगा होता है इसमें घिरनी टाइप का और उस पर पानी गिराया जाता है, तो ये घूम के विद्युत उत्पादन करता है यानी इसमें जनरेटर लगा दिया जाता है। तो क्या करता है ये जो है वो पानी का स्थितिज ऊर्जा जो होता है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि जब टरबाइन पर पानी गिरता है तो उसी के साथ में डायनेमो घूरता है और उससे विद्युत का उत्पादन होता है। तो पानी के अंदर कौन सा ऊर्जा रहता है, स्थितिज ऊर्जा रहता है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में, देखिए कहता है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, यानी कि जब मैग्नीशियम का फीता उसको हम जब जलाएंगे तो उसका जो लौ का रंग होगा वो कैसा होगा, तो चमकीला उजला होगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इसको आप लोग प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं या फिर सिंपली इसको याद भी रख सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए ये प्रश्न देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए कहता है कि एक जांच प्रणाली में लिए गए विलियन में एक लोहे का, यहाँ पर देखिए मिस टाइप हो गया, लोहे का कील को डुबाया जाता है। क्या क्या जाता है, लोहे की कील को डुबाया जाता है। कहता है कि आधे घंटे बाद यह देखा गया कि विलियन का रंग परिवर्तन हो चुका है, तो उस जांच प्रणाली में विलियन था। यानी कि कोई जांच प्रणाली है, इस तरह से प्रणाली रहता है, इस जांच प्रणाली है। कहता है इसमें एक लोहे का कील डुबाया जाता है और इसमें कोई विलियन पहले से है, तो विलियन का रंग है वो चेंज हो जाता है। तो देखिए चेंज हो जाता है तो उसमें कौन सा विलियन हो सकता है, यही आपको दिमाग लगाना है। तो आपका एक थ्योरी पढ़ना है कि जब कॉपर सल्फेट के विलियन में लोहे का कील डुबाया जाता है तो विलियन का रंग है वो चेंज हो जाता है, यानी कि बदल जाता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, कॉपर सल्फेट CuSO4, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में, देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है। दोस्तों कौन सा यंत्र का उपयोग हम लोग रक्त दाब यानी कि इसी को इंग्लिश में ब्लड प्रेशर कहते हैं, यानी कि इसी को शॉर्ट में BP भी कहते हैं। तो BP का जो मापने का यंत्र है वो कौन सा है, तो स्फिग्नोमैनोमीटर होता है। स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा हम लोग रक्तचाप या फिर रक्त दाब ब्लड प्रेशर जो भी आप इसको कह सकते हैं उससे मापा जाता है। अब देखिए आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। बैरोमीटर जो होता है उससे वायु दाब मापा जाता है। आप लोग को ये प्रश्न कंपटीशन में काम देगा कि बैरोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, तो वायु दाब को बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। और वोल्ट मीटर के बारे में आप लोग जानते होंगे कि विद्युत विभवांतर का मापन किया जाता है किससे, वोल्ट मीटर के द्वारा, और ए मीटर के द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है। तो आप लोग बैरोमीटर वाला क्वेश्चन याद रखिए, ये आपको कंपटीशन में पूछा जाता है कि बैरोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, तो वायु दाब मापते हैं। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में, देखिए 19वां क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कहता है कि रक्त का कौन से अवयव रक्त स्राव के मार्ग को थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है, यानी कि रक्त का वह कौन सा अवयव है जब कहीं पे कट जाता है तो उसके जो स्राव होता है उसको रोक कर थक्का बनाता है, यानी कि रक्त को जमाने का काम करता है। तो जो प्लेटलेट्स होता है वो ये काम करता है, यानी कि रक्त को थक्का जमने में कौन मदद करता है, तो प्लेटलेट्स, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद आइए 20वां क्वेश्चन में, देखिए
कहता है कि अक्टू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनने के लिए क्या आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए इसके लिए सोडियम क्लोरीन फास्फोरस तीनों आवश्यक है, यानी कि ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलना का अनुरक्षण करता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा अनुमस्तिष्क, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। दोस्तों जो पादप हार्मोन साइटोकाइनिन है वो किस चीज़ में सहायक होता है। तो देखिए दोस्त पेड़ पौधे में जो साइटोकाइनिन होता है वो लंबाई में वृद्धि, तना में वृद्धि और ये वृद्धि हार्मोन है। तो देखिए आपको ऑप्शन से समझ में आएगा। कहता है कि प्रोहर के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि करना, उसके बाद तने के वृद्धि के लिए, सी है पादप की प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए और डी है इनमें से सभी। दोस्तों इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। चलिए उसके बाद देखिए 23वां क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है और इस तरह के एक प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग दिमाग लगा करके अच्छी तरह से समझ लीजिए और इस तरह का प्रश्न को कोशिश कीजिए कि गलती ना के बराबर हो। देखिए कहता है कोई विलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो संभवता है, यानी कि देखिए नीला लिटमस पत्र है इसको लाल कर दे रहा है, यानी कि ये क्या हो सकता है अम्ल हो सकता है। और अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, यानी कि 7 से कम होगा वो अम्ल होगा और 7 से अधिक होगा वो क्षार होगा। तो अगर नीला लिटमस को लाल कर दे रहा है तो वो क्या है अम्ल है और 7 से कम कौन है 5 है, यानी कि इसका पीएच मान कितना हो सकता है तो 5 हो सकता है। और अगर लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा तो क्या होगा क्षार होगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए कहता है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। दोस्तों ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है तो टमाटर में पाया जाता है। कहाँ है टमाटर, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद आइए 25वां क्वेश्चन, कहता है निम्नलिखित में से कौन से अधिक अभिक्रियाशील धातु है। दोस्तों सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा होता है तो सबसे पहले होता है पोटेशियम, उसके बाद होता है सोडियम। तो देखिए पोटेशियम का परमाणु जो चिन्ह होता है क्या होता है के होता है, इसको हम लोग के से सूचित करते हैं, पोटेशियम को के और सोडियम को Na से। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए कहता है कि एक्वारेजिया को ही क्या कहा जाता है आम्लराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है आम्लराज, और इसी को रॉयल जल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है रॉयल जल या फिर एक्वारेजिया या फिर इसी को कहा जाता है आम्लराज। कहता है कि किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। तो दोस्तों इसमें जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो 3 अनुपात में रहता है और नाइट्रिक अम्ल होता है वो 1 अनुपात में रहता है, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा 3:1। चलिए उसके बाद देखिए 27वां क्वेश्चन, कहता है कि CHO प्रकार्यात्मक समूह निम्नलिखित में से कौन है। तो CHO किसका है एल्डिहाइड का है, किसका है एल्डिहाइड का, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि प्रोपेन का अणुसूत्र C3H8 है। इसमें देखिए C3H8 में क्या है, इसमें कितने सहसंयोजक बंधन है। आप देखिए इसको क्या करेंगे, इसका पहले सबसे पहले कंस्ट्रक्शन यानी कि इसका संरचना सूत्र खींचेंगे। तो देखिए 3 बार कार्बन है तो 3 बार कार्बन हम लोग जोड़ लेंगे। उसके बाद देखिए सभी जगह हाइड्रोजन लगा देंगे जितना, देखिए इस तरह से यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, इस तरह से सभी जगह क्या हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा। अब इसमें सहसंयोजक बंधन खींचेंगे। देखिए यहाँ पर से 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 और एक 10, यानी कि इसमें कितने बंधन हो गए हैं 10 को, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए 29वां क्वेश्चन में। देखिए 29 नंबर सवाल कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का साइज यानी कि आकार होता है वो क्या होता है घटता है। बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा घटता है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं, कितना है
कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं? तो 18 हैं। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 31 नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहता है कि एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम कार्बोनेट के तनु विलयन को सार्वभौम सूचक की कुछ बूंदें डालता है तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखेगा? तो देखिए सोडियम क्या है? कार्बोनेट है। क्या है? सोडियम कार्बोनेट। और इसमें अगर कोई सर्व सूचक का रंग डालेंगे तो कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? ये भी क्वेश्चन हम पहले बता चुके हैं। इसका आंसर होगा घास, बकरी और मानव। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, यानी कि जो स्लाइड होता है उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, यानी कि कितना गुना पर देखा जाता है? तो 10 गुना पर, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए 34 नंबर सवाल, ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दोस्तों दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सीनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सीनेप्स कहते हैं। चलिए उसके बाद आइए, कहता है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है। दोस्तों स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का कौन सा युग्म होता है? तो XX रहता है, यानी कि ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। और पुरुष में कहेगा तो XY। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत से जोड़ा जाता है तो बल्ब में प्रवाहित विद्युत धारा का मान होगा। दोस्तों ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे तो आप लोग समझिए। तो सबसे पहले देखिए पावर कितना दिया हुआ है? 100 वाट दिया हुआ है, तो हम लिख लेंगे P बराबर लिख लेंगे 100 वाट। P बराबर 100 वाट। और वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 250 वोल्ट। कितना दिया हुआ है? 250 वोल्ट। देखिए एक फार्मूला होता है P बराबर होता है VI। P बराबर क्या होता है? VI। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो I बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर हो जाएगा P बटा V, यानी कि 100 बटा 250 करेंगे, 100 बटा 250। अब देखिए इसको काटिए, 0 से 0 कट गया। उसके बाद इसमें को काट दिया, 5 दूना 10 और 5 बचे 25। अब देखिए इसको क्या करिए कि भागा दीजिए। इसको जब आप लोग भाग कीजिएगा तो कितना आएगा? 0.04 एम्पियर, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? दोस्तों वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? दोस्तों हाइड्रा में प्रजनन की विधि कौन सा है? तो हाइड्रा में कौन सा प्रजनन की विधि है? तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है कायिक प्रबंधन, बी है बीजाणु संगमन, और सी दिया हुआ मुकुलन, और डी दिया हुआ विखंडन। तो देखिए जो हाइड्रा में क्या होता है? तो हाइड्रा में होता है मुकुलन। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? दोस्तों पुष्प का यानी कि फूल का कौन सा भाग है वो परागकण बनाता है? तो हमारा उत्तर जाएगा पुंकेसर, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए उसके बाद आइए 40 नंबर सवाल में। देखिए कहता है निम्न में से कौन मानव में मादा जननतंत्र का भाग नहीं है? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है अंडाशय, बी है गर्भाशय, सी है शुक्रवाहिका, और डी है डिम्बी वाहिका। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा शुक्रवाहिका। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? दोस्तों कौन है जो जीवाणु जनित रोग नहीं है? गोनोरिया, सिफिलिस, मस्सा, इनमें से सभी। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा मस्सा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए 42 नंबर सवाल में। देखिए कहता है कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है? दोस्तों कौन है वो पादप हार्मोन है? तो देखिए इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एंड्रोजन और साइटोकाइनिन। तो देखिए साइटोकाइनिन के बारे में आपको पहले बताए थे, यह पेड़ पौधे में बढ़ने में मदद करता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा।
चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न है। देखिए कहता है कि मेरुरज्जु निकलता है। दोस्तों मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है? तो मेंडुला से निकलता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए उसके बाद आइए 44 नंबर सवाल में। देखिए कहता है कि पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से कौन है? दोस्तों पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन है? तो साइटोकाइनिन है और जिबरेलिन है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? दोस्तों निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? तो दोनों स्मॉल टी होगा वो बौने पौधे को दर्शाता है। उसके बाद देखिए 46 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अनुकूल नहीं है? पैदल चलना, साइकिल से चलना, मोटरसाइकिल से चलना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा मोटरसाइकिल से चलना। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल कौन सा है? तो वन है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? दोस्तों सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? तो केरल की है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। दोस्तों विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है, और इसको कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है, यानी कि सूचित किया जाता है। चलिए उसके बाद देखिए 50वां क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए कहता है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। दोस्तों विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसी वीडियो के बीच में कहीं पे बताए थे कि बैरोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? वायु दाब मापा जाता है, और विभवांतर है वो इस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, बता चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा। अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका उत्तर क्या होगा? आमीटर होगा, वोल्टमीटर होगा, गैल्वेनोमीटर होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो जल्दी से इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलता है आप लोगों को अगली वीडियो में। और अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ से जा कर के आप इसका पिछला वीडियो देख सकते हैं। और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप हाई टारगेट ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको फ्री में इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।